राणा रणजीत जी है, जो इनके पिताजी पूर्व सांसद रह चुके हैं, सीताराम सिंह जी। और इनसे जानते हैं कि आखिर बीजेपी को ज्वाइन क्यों नहीं किए, क्योंकि इनके बड़े भाई वर्तमान में बीजेपी के विधायक है। सर, आपने बीजेपी में क्यों नहीं गए जो आप जन स्वराज को ज्वाइन किए? देखिए, मेरे पिताजी आरजेडी से जुड़े हुए थे और एक बहुत बड़ा परिवार जो है अक़लियत समाज इनसे जुड़ा हुआ था। एक बेटे का फ़र्ज़ होता है कि अपने पिता के संपत्ति को या तो बचाए या फिर उसको बढ़ाए। तो कहीं न कहीं एक वर्ग जो है, एक संपत्ति जो पिताजी ने अर्जा था लोगों का, अक़लियत समाज का ख़ास करके, वो भाई जो बीजेपी में चले गए उसकी वजह से दूरी बनता चला जा रहा था। तो मुझे लगा कि उस संपत्ति को भी बचा के रखना एक बेटे का फ़र्ज़ है और मैं एक ऐसी पार्टी को चुनना चाहता था जहाँ जाति-पात और धर्म वगैरह से ऊपर उठ करके विकास की बात करे। इसलिए हमने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने अपने आप को पूरी दुनिया में आपके कहने के अनुसार आपके जो भाई बीजेपी को चुने हैं उनका फैसला गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। अपना-अपना पॉलिटिक्स, अपने-अपने पार्टी का अपना-अपना सिद्धांत होता है। उस पार्टी का सिद्धांत कुछ अलग है। वो हिंदू मुस्लिम के एजेंडा पे और राम मंदिर वगैरह पे ज़्यादा काम करते हैं। जो गाँव की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को छोड़ करके मंदिर वगैरह में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट रहता है। तो हम लोग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसलिए हमने जिसका विचारधारा जिस पार्टी से जुड़ता है उससे वो उसमें मन ला के काम करे, उसमें उसको संतुष्टि का जो है एहसास होता है। कुछ दिन पूर्व तक ये हो रहा था कि आखिर आप किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ आपको इधर खींच रहे थे, कुछ उधर खींच रहे थे। इस बीच में आपने जन स्वराज को कैसे पकड़ लिया सर? देखिए, हम सबके अंदर एक छोटा सा प्रशांत किशोर था और जो हम लोग बाहर पढ़े लिखे, हम लोग मैंने स्कूलिंग हमने राजस्थान से किया, इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र से किया, फिर और भी कई स्टेट्स में काम करने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला। तो वहाँ के गांव को देखते थे, मन के अंदर एक मलाल था कि काश अपने बिहार का भी गांव इसी तरीके से विकसित हो पाता। तो एक प्रशांत किशोर छोटा सा हम सबके अंदर था। जब इस तरह का व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके करोड़ों रुपए लगा करके, अपना पूरा समय लगा करके जब वो इस अभियान को उसने शुरू किया, तो लगा कि अगर आज हम लोग नहीं लौटेंगे, आज उस व्यक्ति का साथ नहीं देंगे, तो अगले 50 साल तक कोई दोबारा इस तरह का हिम्मत नहीं कर पाया। तो एक बिहार का एक नागरिक होने के नाते हम लोग मिट्टी का फर्ज निभाने का जो है चिंता और मन में एहसास हुआ, तो हम लोग प्रशांत किशोर जी से जुड़े। सर, 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव होने जा रहा है, क्या इस बार आपको वहां से टिकट मिलेगा? देखिए, टिकट कोई बड़ी बात नहीं है, संगठन का तरीका ही अलग है। यहाँ कोई विधायक और सांसद बन भी जाता है तो वो फंड खुद से नहीं लिखेगा, वहाँ संगठन काम करेगा एक अलग तरीके का। चूँकि हम लोग बोलते हैं कि हम सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। एक ऐसी व्यवस्था बने नीचे मुखिया से लेकर के ऊपर लोकसभा के मैंने सांसद तक, कि भाई किस तरीके से विकास हो, किस तरीके का एजेंडा, किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इस व्यक्ति ने जो अलग अलग पार्टी है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजी बनाया है, दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए बनाया है। तो निश्चित रूप से जब वो अपनी पार्टी के लिए जब स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और हमारा सपना है कि बिहार को हम लोग शीर्ष 5 राज्यों में टॉप 5 में हम लोग लेकर के आए। इसी सपने को साकार करने निकले। जाति जनगणना पर आपका क्या कहना है? क्योंकि जाति जनगणना होने के बाद सभी जातियां आपस में लड़ रही है। कुछ कह रहा है कि मेरी जाति ज्यादा है तो सामने वाला जल रहा है, और कुछ कह रहा है मेरी जाति कम है तो सामने वाला जल रहा है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो जनगणना का जो ये था, ये मुझे लगता है कि सही है, क्योंकि हमारे बिहार का सबसे बड़ा कारण अगर पिछड़ापन का है तो वो है हम ओवर पॉपुलेटेड हैं। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो जिसका आमदनी अठन्नी है, खर्चा रुपया, और 10 लोगों को अगर परिवार में शामिल करता है, लाता है, तो निश्चित रूप से उसकी स्थिति और ख़राब हो। तो बिहार को तो चिंता करनी चाहिए थी कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करें। लेकिन जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये जो शगुफा छोड़ा है, जो अंतिम दांव खेला है, कैसे हम सत्ता में दोबारा चले आए, इसको लेकर के 2 जाति छोड़ करके, यादव व कुर्मी छोड़ करके, हर एक जाति वाले परेशान हैं, हर एक जाति जो है बहुत नाराज़ है। और अगर आप कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उस पर भी कायम रहिए ना। आप मुखिया हैं, आप मालिक हैं, आप अक़लियत समाज को दीजिए ना। 17% अक़लियत समाज है, डिप्टी सीएम बनाइए। सर, तो उन्हीं की जाति का जनसंख्या मात्र 2 पॉइंट कुछ है, तो क्या लगता है कि उनकी जाति जनसंख्या बढ़ाने का काम करेंगी? निश्चित रूप से कंपटीशन का भावना पैदा हो गया। हर जाति जो सोच रहा है कि भाई हम ज़रा ज़्यादा पैसा पैदा करें, और मैंने ये जो गिनती हुआ है, टेबल पे बैठ करके गिनती कराया गया है, ज़मीन पे कोई गिनती नहीं हुई है, तो हम लोग इसको बिल्कुल भी स्वीकारते नहीं हैं। और चुनाव में पता लग जाएगा किसकी कितनी जाति है। अगर आप कहते हैं कि जाति के आधार पर वोटिंग होता है, तो आने दीजिए चुनाव, वो भी पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जिस कोयरी कुर्मी के सत्ता को लेके जा रहे थे, वो कोयरी भी पुतला दहन कर रहे हैं बार बार। नीतीश जी का कुर्मी भी पुतला दहन कर रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी जनसंख्या जब पहले 6% 8%, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन जब उतना ज़्यादा, तो कैसे इतना कम हो गया? कोई युद्ध तो हुआ नहीं। जिस तरीके का जो अभी इजराइल जो 2 युद्ध चल रहा है 2 देश में, ऐसा कोई युद्ध तो हमारे बिहार में हुआ नहीं, बम वगैरह तो फटा नहीं है। तो कहाँ से लोग कहाँ शहीद हो गए भाई? कहाँ चली गई जनसंख्या?
अरे कुछ जाति के लोग बाहर नौकरी करते हैं, कमाते हैं, तो वो लोग ना गिनती ठीक से किया है, ना उसकी चिंता वो लोग किया है। टेबल पे बैठ के 4 लोग 5 लोग बैठ गए कि भाई ठीक है तुम उतना ले लो, हम इतना ले लेते हैं, उसमें से काट लेते हैं, इसमें से काट लेते हैं। सर, जनसंख्या नीतीश जी 2024 में चुनाव लड़ने वाले हैं पार्लियामेंट का, और उनका सपना है कि हम प्रधानमंत्री बने। क्या वो सपना साकार होगा या नहीं? देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि कोई बिहारी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो हम लोग के लिए अच्छी बात है, लेकिन बैठे-बैठे मुंगेरी लाल के सपना देखना जो है वो बड़ा मुश्किल है। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी ने बोला है कि 5 सीट से अधिक उनको नहीं आएगा। और पहले भी उन्होंने कहा था, बंगाल में जब चुनाव उन्होंने बीजेपी को वहाँ धूल चटाया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई 100 सीट पार नहीं करेंगे, अगर 100 सीट पार कर लिया तो लिखित में दे रहा हूँ, मैं जो काम करता हूँ उसको छोड़ दूंगा। और अभी भी कहा है कि 5 सीट से ज़्यादा अगर जदयू को आता है तो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगूंगा। तो स्थिति बहुत खराब है। आजम भाई ने भी क्यों छोड़ा उस पार्टी को, जब आपकी पार्टी का कोई स्टैंड ही नहीं हो? कोई बात नहीं, सत्ता में आना कोई ज़रूरी नहीं है। हम अगर अपने समाज के लिए या अपने लोगों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं तो एक ऐसी पार्टी, एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ के संघर्ष करें कि रात में सोए तो संतुष्टि होगी, भाई चलो एक अच्छे आदमी के साथ है। सत्ता और ये सब बड़ी बात नहीं है, लेकिन संघर्ष भी आप ऐसे आदमी के साथ करें कि एक संतुष्टि हो, एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन हो। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने दोनों लोगों की बात सुनी, और दोनों लोगों की बात सुनने के बाद आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप सब जानते हैं 2024 में जो चुनाव होने वाला है इसकी चर्चा जोर शोर से चल रही है, और किनको सीट मिलने वाली है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसकी चर्चा जगह जगह हो रही है। और इस बीच में जाति जनगणना का जो बम फोड़े हैं नीतीश कुमार, इसको लेकर के जगह जगह जातियां जल रही है। कोई जाकर पटना में धरना कर रहा है तो कोई नीतीश कुमार का पुतला दहन कर रहा है। अब इस बीच में पीस कौन रहा है ये तो 2024 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप जुड़े रहे, और इन दोनों लोगों की, नौजवान उम्मीदवार की बात सुनकर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें।